हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 3 चुनावी राजनीति, कक्षा 9 राजनीतिक विज्ञान। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नोट इम्पोर्टेंट यहाँ से इम्पोर्टेंट है। यह नेता देवीलाल थे, ताऊ देवीलाल। हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख कौन थे? ताऊ देवीलाल हरियाणा से थे। गुरुवार को करनाल में भाषण देने के लिए आना था। 76 वर्ष के थे, यानी 76 वर्ष के थे। देख लीजिए कितने बूढ़े व्यक्ति थे और रात दिन करके घूम रहे थे। आजकल जरा भी फुर्सत नहीं थी। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होकर रात्रि 11 बजे तक चलता था। सुबह 8 से लेकर रात 11 बजे तक चलता था। आज सुबह उन्हें 9वीं चुनावी विधानसभा भाषण दिया और 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। किसके बारे में है? चौधरी देवीलाल के बारे में है। ये संघर्ष समिति के प्रमुख थे। हरियाणा में 1987 में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर थी। ऊपर जो हमने देखी, ऊपर जो खबर देखी थी हमने, ये 1987 के चुनाव से संबंधित है जी, जिसमें ताऊ देवीलाल ने करनाल में भाषण दिया था। राज्य के में 1982 में, यानी चुनाव 5 साल में होते हैं, 82, 5, 87, यानी 1982 में सरकार किसकी थी? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 1982 में। तब विपक्ष के नेता कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। विपक्ष के नेता 1982 में कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? न्याय युद्ध आंदोलन चलाया था। कौन सा? न्याय युद्ध आंदोलन नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया था। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। 1987 के चुनाव में चौधरी देवीलाल ने अन्य पार्टियों को मिलाकर लोकदल नामक पार्टी बनाई, एक लोकदल, इन लोगों का दल। चुनाव प्रचार देवीलाल ने कहा था, चुनाव प्रचार के समय देवीलाल ने वादा किया था कि जब उनकी सरकार बन जाएगी हरियाणा में 1987 में, तो सब किसानों के और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ करेंगे, यानी किसानों के और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ करेंगे और पहला काम यही होगा। ये बात किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने की थी। कब की थी? 1987 के चुनाव में। देवीलाल के वायदे की तरफ लोग आकर्षित हुए और जब वोट पड़े तो लोगों ने जमकर वोट किए। किस पार्टी को? लोकदल को। और लोकदल व उसकी सहयोगी पार्टियों ने, लोकदल व उसकी जो सहयोगी पार्टी थी, साथ में मिल रही थी, उन्होंने 90 में 76 सीटें प्राप्त की। कितनी? 76, 90 में है। कब की बात है? 1987 के चुनाव की बात है। और अकेले लोकदल को, यानी चौधरी देवीलाल अकेला ही 60 सीटें जीत गया था, जो स्पष्ट बहुमत मिल गया था। हरियाणा में स्पष्ट बहुमत के लिए कितनी सीटें होती हैं? 45 सीटें होती हैं, लेकिन लोकदल के पास तो 60 सीट थी, यानी अपना बहुमत हासिल कर चुके थे। कौन? चौधरी देवीलाल। और कांग्रेस को 1987 के चुनाव में हरियाणा में कितनी सीटें मिली थी? 5 सीटें मिली थी, याद रखेंगे, 1987 के चुनाव में। जो वर्तमान में पहले मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया। लोकदल व उसके नवनिर्वाचित विधायकों ने अपने दल का नेता किसे चुना? देवीलाल को अपने दल का नेता चुन लिया। राज्यपाल ने देवीलाल को शपथ दिला दी नए मुख्यमंत्री के रूप में। और जैसे ही मुख्यमंत्री ने अपना पद संभाला, शपथ ली, तत्काल एक घोषणा कर दी। क्या आदेश दिया? कि छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों का बकाया ऋण को माफ़ कर दिया गया है। यानी सबसे पहले माफ़ी का काम किसने किया था? चौधरी देवीलाल ने किया था 1987 के चुनाव में, याद रखेंगे। उनकी पार्टी में राज्य ने कितने 4 साल तक शासन किया? 1991 में अगले चुनाव हुए 5 साल बाद। तो अब की बार लोकदल को समर्थन नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी दोबारा से चुनाव जीत गई। यानी 1991 में किसकी पार्टी सरकार बनाई थी? कांग्रेस पार्टी ने, और देवीलाल की पार्टी हार गई थी।
यहाँ से सही और गलत बताने हैं। चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है? बिल्कुल नहीं होता है चुनाव से। राज्यपाल ने देवीलाल के भाषण से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया? नहीं, राज्यपाल किसी के भाषण से प्रभावित नहीं होता। जो दल जीत कर आता है, जिसको बहुमत मिलता है स्पष्ट, उसी की सरकार बनती है और उसी के पार्टी के मुख्यमंत्री बनते हैं। लोग हर शासक दल से नाराज थे, हर अगले चुनाव में उसका खिलाफ वोट किए। बिल्कुल बात है, लोग नाराज थे शासक दल से, इसीलिए इसके खिलाफ वोट किए और लोग दल को हरा दिया। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इस चुनाव से हरियाणा के आर्थिक विकास में काफ़ी मदद मिली, ये गलत है। अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को मुख्यमंत्री इस्तीफा देना जरूरी नहीं था? नहीं, जरूरी होता है, क्योंकि जो पार्टी जीत कर आई है वही सरकार बनाएगी। चुनाव की क्यों जरूरत होती है? लोकतंत्र में नियमित रूप से चुनाव होते हैं, नियमित अंतराल पर। भारत में 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, यानी 100 से अधिक देश ऐसे हैं दुनिया में जहां पर चुनाव होते हैं अपना जनप्रतिनिधियों को चुनाव चुनने के लिए। अनेक देश ऐसे भी हैं जहां लोकतंत्र नहीं है लेकिन फिर भी चुनाव होते हैं, यानी लोकतंत्र नहीं है फिर भी चुनाव होते हैं, ऐसे देश भी हैं। नॉट इम्पोर्टेंट। चुनाव में मतदान कई तरह से चुनाव करते हैं। कैसे करते हैं? अब वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, नहीं अपने लिए कानून बनाओ जो का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जो मतदाता होते हैं वो। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार कौन से हैं? यानी चुनाव लोकतांत्रिक हैं, इसका आधार कौन से हैं? चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव 100% होते हैं, लेकिन यहाँ तक है कि कई बार अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव हो जाते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें कौन सी हैं? जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के चुनाव के लिए जरूरी शर्तें कौन सी हैं? चलिए हम देखते हैं उनको एक एक करके। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा है, यानी हर किसी को मताधिकार हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो, सार्वभौमिक मतदान। दूसरा, चुनाव में वैकल्पिक उपलब्ध हों, यानी चुनाव में कई पार्टी हों, यानी भाई एक ही पार्टी नहीं हो, अलग अलग पार्टियां हों, कई पार्टियां हों, तो लोगों के सामने कई विकल्प होते हैं। विकल्प कई होंगे तो लोकतंत्र अच्छा होगा। पार्टियों और उम्मीदवार के चुनाव में उतरने की आज़ादी हो, यानी पार्टी चुनाव में कोई भी उम्मीदवार कोई पार्टी उतर सके, किसी पर कोई बंदिश न हो। वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। जो चुनाव का अवसर है नियमित अंतर होना चाहिए। जैसे हरियाणा 5 साल में होता है तो 5 साल में चुनाव होने चाहिए। नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए, यानी जो नियमित रूप से चुनाव जरूर होने चाहिए नए। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में उसे चुने। लोग जिसे चाहें उसे चुने, उन पर किसी प्रकार का लोगों पर दबाव नहीं होना चाहिए। पाँचवा, चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा के अनुसार वोट कर सकें, चुनाव कर सकें। क्या राजनीति में प्रतिद्वंद्विता अच्छी है? हाँ बिल्कुल। यदि राजनीति में या राजनीति के चुनाव में यदि प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर स्वतंत्र चुनाव नहीं होंगे, यानी एक ही पार्टी होगी तो किसी के साथ कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी, उसी की सरकार बनेगी हर बार, जैसे चीन में है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव में क्या होगी? बेईमानी होगी। राजनीतिक प्रतियोगिता मतलब चुनाव में है, चुनाव से है, यानी चुनाव में क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना ज़रूरी है। आपको पता है चुनावी प्रतिद्वंद्विता होगी तो बंटवारा तो स्वाभाविक है, घर में बंटवारा हो जाता है। यदि घर में पति पत्नी है तो वो भी अलग अलग वोट कर सकते हैं, नहीं उनमें बंटवारा हो सकता है। यहाँ पर यह बात कही गई है और कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है यहाँ पर।
दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। कौन? जो प्रतिद्वंद्विता है वह दीर्घकालीन राजनीति को नहीं पनपने देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी नहीं कारणों से चुनाव मुकाबले में नहीं उतरते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो चुनावी मुकाबले में नहीं आते, जिनको देश की सेवा भाव से हैं। उन्हें इस मुश्किल की और बढ़ने की लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। नॉट इम्पोर्टेंट। नॉट इम्पोर्टेंट। नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, ये बताई गई है लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाए तो उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। कोई भी पार्टी है यदि आम जनता के मुद्दे को उठाएगी तो उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहे, मतदाता हैं, जो लोग हैं, जनता है, उनको संतुष्ट नहीं कर पाए, असफल रहें, तो अगले चुनाव में उनकी हार निश्चित है। यदि संतुष्ट करेंगे तो जीत, और यदि संतुष्ट न हुए जनता या मतदाता तो हार निश्चित है। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का सत्ता में आना चाहता है और धन कमाने के लिए आना चाहता है तो भी वो धन नहीं कमा सकेगा, उसको मजबूरी में जनता की सेवा करनी पड़ेगी और यदि आगे चुनाव जीतना है। यहाँ पर बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया गया है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे को सोचता है, कोई दुकानदार दुकान में बैठा है और अपने फायदे के लिए बैठा है, सबको पता है, लेकिन मजबूरी में ग्राहक को अच्छा सामान देना पड़ेगा, अच्छा सौदा देना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाएगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले में भी है। कुछ भेदभाव पनपेंगे, लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा होंगे, लेकिन आखिरकार इसे राजनीतिक दल और इसके नेता लोग की सेवा के लिए बाध्य होंगे। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? हमारे भारत में लोकसभा, विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं नियमित 5 साल के बाद। 5 साल के बाद सभी चुनाव प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी विधायक हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 5 साल में समाप्त हो जाता है। लोकसभा, विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव में क्षेत्रों में एक ही दिन मतदान या सभी चुनाव क्षेत्रों में एक दिन मतदान होगा या छोटे छोटे अंतराल पर मतदान होगा। अगले दिन चुनाव होते हैं, या तो एक ही दिन में हो जाएंगे या अगले दिन चुनाव होंगे। इसे बोलते हैं आम चुनाव बोलते हैं, जब संपूर्ण चुनाव एक बार में हों। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होते हैं जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हुई है, तो इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। उपचुनाव क्या होता है? जब किसी एक क्षेत्र में चुनाव हो, मृत्यु के बाद या इस्तीफे के बाद वह सीट खाली हुई हो, उस सीट पर चुनाव हो, उसे बोलते हैं उपचुनाव। नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ से याद रखेंगे गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र कर्नाटक का गुलबर्गा कलाबुर्गी जिला है। ये जो गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इधर दिखाएगा, देख लीजिए गुलबर्गा। चुनाव के उद्देश्य है देश को अनेक क्षेत्रों में, जो भारत देश है, भारत देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। चुनाव के उद्देश्य है, भारत में जो चुनाव कराने का उद्देश्य है क्या है? देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, यानी देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में, जिसे बोला जाता है निर्वाचन क्षेत्र। एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी एक व्यक्ति को चुना जाता है एक क्षेत्र से। अपने लोकसभा चुनाव के लिए देश में कितने सीटें हैं? कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है, यानी पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, याद रखेंगे। या
543 सीटों में बांटा गया है। कौन सी सीटें? लोकसभा की सीट हैं ये। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहा जाता है। जो 543 सीटों से लोग या निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संसद सदस्य कहा जाता है। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है, लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता कौन सी है? हर वोट का मूल्य बराबर हो। इसीलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है, हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक समान होती है। जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ये निर्वाचन क्षेत्र हैं 543 हैं, 543 के 543 में जो जनसंख्या है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग सेम होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, नहीं बाकी सेम होती है जनसंख्या इनमें। यह पॉइंट याद रखेंगे, जो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं सभी में जनसंख्या सेम है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की उसकी विधानसभा होती है। भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की अपनी विधानसभा है। इन राज्यों को विधानसभा को सीटों में बांटा जाता है राज्य के हिसाब से। यदि राज्य बड़ा होगा तो उसमें उसको अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या अधिक सीटों में बांटा जाता है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। लेकिन लोकसभा वालों को क्या कहते हैं? संसद सदस्य कहते हैं लोकसभा वालों को, और जो विधानसभा वालों को विधायक बोला जाता है। विधानसभा से निर्वाचित हो गया विधायक, लोकसभा क्षेत्रों से जीत कर आया क्या कहलाता है? संसद सदस्य। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, और विधानसभा क्षेत्र छोटा होता है। संसदीय क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, और जो विधानसभा क्षेत्र होता है वो छोटा होता है। जो एक संसदीय क्षेत्र मान लीजिए ये क्या है? एक संसदीय क्षेत्र है, इसमें कई विधानसभा क्षेत्र आएंगे, यानी विधानसभा क्षेत्र छोटा होता है, संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं चुनाव में यही तरीका अपनाया जाता है। कौन सा? जो लोकसभा में और विधानसभा में अपनाया जाता है। इसमें बोलते हैं संसदीय क्षेत्र, उसमें बोला जाता है वार्ड। प्रत्येक पंचायत कई वार्डों में बांटा जाता है, और छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत नगरपालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहते हैं। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। जो क्योंकि हर क्षेत्र में संसद और विधानसभा एक सीट का एक प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक सीट पर केवल एक ही व्यक्ति जीत कर आता है। इसीलिए हरियाणा में जो लोकदल ने 60 सीटें जीती थी 1987 में, और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी 1987 में। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। खुले चुनाव मुकाबले में जो कमज़ोर वर्ग होते हैं या समूह के होते हैं वो लोकसभा विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए उनके पास लड़ने या जीतने के लायक ज़रूरी संसाधन जैसे शिक्षा, संपर्क पास में न हो, संसाधन भी न हो तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे वो, और संसद क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा की आवाज़ कौन उठाएगा यदि उनके प्रतिनिधि कहाँ नहीं जाएंगे? संसद में नहीं जाएंगे। तो ये बात हमारे जो संविधान निर्माता थे वो अच्छे से जानते थे। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं को कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र विशेष व्यवस्था सोची। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसके लिए होता है? कमज़ोर वर्ग के लिए होता है। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति और के लिए आरक्षित हैं, कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, यानी जो एससी की सीट है उस पर केवल एससी का ही चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं, और जनजाति जो एसटी के चुनाव यानी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही अनुसूचित जनजाति की आरक्षित चुनाव क्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जाति की हैं और 47 सीटें इसकी हैं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित हैं 26 जनवरी 2019 के अनुसार। आबादी में इन समूहों का हिस्से का अनुपात होता है।
यानी जितनी जनसंख्या के हिसाब से होती हैं, जो ये सीटें होती हैं आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से आरक्षित सीटें होती हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह से उचित हिस्से में कुछ नहीं लेती हैं। यानी कि जो आरक्षित सीटें हैं, कुछ लोगों का भ्रम है कि जो आरक्षित सीटें हैं उन्होंने उनके जो लोग हैं और लोगों का हिस्सा लिया है, लेकिन किसी का कोई हिस्सा नहीं लेती आरक्षित सीटें। ये आबादी के हिसाब से होती है, जहाँ पर एससी की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर एससी की सीट होगी, और जहाँ पर एसटी की ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर एसटी की सीट होगी। यानी जनसंख्या के हिसाब से सीट होती है। कमज़ोर वर्गों के समूह के लिए आरक्षण की है व्यवस्था बाद में जिला स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी लागू है। यानी जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी लागू है। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतें और शहरी नगरपालिका और नगर निगमों के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित व्यवस्था की गई है। यानी जो पंचायत है, नगरपालिका, नगर निगम में भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इनके लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था की गई है। परंतु हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग होता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ से याद रखेंगे, ये प्रत्येक राज्य में जो आरक्षित सीटें हैं उनका अनुपात अलग अलग होता है, क्योंकि किसी राज्य में तो एससी की जनसंख्या अधिक है, किसी राज्य में एसटी की जनसंख्या अधिक है, तो इस हिसाब से अलग अलग राज्य में अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जो शहरी निकाय हैं, ग्रामीण है, वहाँ पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। चलिए ऊपर दिए मैप को करते हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ से याद रखेंगे कुल कितने हैं 543, जनरल के लिए कितने हैं 412। एक बार जनरल की सीटें पूछी गई थी एग्जाम में, 412 की जनरल की, एससी की 84 और एसटी की 47 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितनी 80 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, याद रखेंगे। और लद्दाख में 1 सीट है, किसकी है, 1 सीट लोकसभा की है। और बाकी अपने अपने से जिसका जौन सा राज्य है वो अपने राज्य के हिसाब से इनको याद रखेंगे। मतदाता सूची। एक बार निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है जब ये पता चल जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से गाँव को, कौन कौन से जिलों को मिलाकर बनाया गया है, तो फैसला हो जाता है। तब तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं। यानी किस निर्वाचन क्षेत्र में कौन वोट देगा और किस निर्वाचन क्षेत्र में कौन वोट दे सकता है। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव में काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है। जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा मतदाताओं की सूची जो चुनाव से काफ़ी दिन पहले ही तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। यानी जितने भी मतदाता होते हैं सभी को ये सूची दे दी जाती है, इसे बोलते हैं मतदाता सूची। आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट, मतदाता सूची एक ही बात है, क्योंकि इसका सीधा संबंध, जो मतदाता सूची है इसका सीधा संबंध किससे होता है, लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त या पहली पीढ़ी मतदाता सूची ही है। प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सभी को समान अवसर मिलते हैं, किसके द्वारा, मतदाता सूची के द्वारा, मतदान के द्वारा। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है, हर किसी को जिसका वोट बना हुआ है, जो वोट के लायक है, मतदान देने का अधिकार है। हर किसी को वोट देने का अधिकार है। हर एक मतदान का समान मोल है, यानी सबके वोट की वैल्यू बराबर है। जब तक ठोस कारण न हो तो मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, या जब तक कोई ठोस प्रमाण न मिले तब तक मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नोट इम्पोर्टेंट, हमारे देश प्यारे भारत में 18 वर्ष या इससे ऊपर जो भी व्यक्ति है वो सभी के नागरिक चुनाव वोट दे सकते हैं। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का, चाहे जो भी हो, सभी वोट दे सकते हैं। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता।
याद रखेंगे कौन? अपराधी जो जेल में या कैद में कैद काट रहे हैं वो, और दिमागी असंतुलन वाले व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। केवल दो प्रकार के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है, एक अपराधी, दूसरा दिमागी असंतुलन वाले। लेकिन यो भी कब किया जा सकता है? बेहद खास परिस्थितियों में किया जा सकता है। सभी सक्षम मतदाताओं को नाम मतदाता सूची में होता है। यह जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, इसीलिए हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है, यानी इसका नवीनीकरण किया जाता है। जो लोग मतदाता क्षेत्र से बाहर चले गए हैं या जिनकी मौत हो गई है, उनका मतदाता सूची नाम काट दिया जाता है। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसे मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखा जाता है। और कुछ वर्षों में तो अब मतदाता चुनाव के समय फ़ोटो पहचान पत्र जरूरी कर दिया गया है। फ़ोटो पहचान पत्र लेकर जाकर आप वोट दे सकते हैं। जो वोट देने जाओगे तो आपके साथ क्या होना चाहिए? पहचान पत्र साथ में होना चाहिए, जिससे किसी एक का वोट दूसरा व्यक्ति ना डाल सके। परंतु जो ये वोटर कार्ड है अभी तक सभी को नहीं मिला है, यानी अभी तक पूर्ण रूप से अनिवार्य लागू नहीं हुआ है। इसके स्थान पर आप राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रयोग कर सकते हैं पहचान पत्र के रूप में, अपनी पहचान दिखाने के लिए, ताकि एक वोट दूसरा का वोट न डाल सके। उम्मीदवारों का नामांकन हमारी चुनाव प्रणाली में ऐसा ही करती है कि सभी को वोट देने का अधिकार हो, किसी पे कोई बंधन न हो। जो व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फ़र्क है कि कोई व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष होती है वोट देने की, लेकिन जब उम्मीदवार बनना हो तो उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वोट देने की उम्र 18 और उम्मीदवार बनने की उम्र 25 वर्ष है न्यूनतम। याद रखेंगे 18 और 25 न्यूनतम आयु किसकी है? उम्मीदवार बनने की। और 18 किसकी आयु है? वोट देने की न्यूनतम आयु है। इन दोनों में फ़र्क समझें। यहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र दिखाया गया है हिसार का। यहाँ ये रह गया था उम्मीदवार बनने में भी अपराधी व्यवहार पर रोक है, यानी यदि आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आप अपराधी नहीं होने चाहिए और आप दिमागी संतुलन भी ठीक होना चाहिए, यानी पागल नहीं होने चाहिए आप। राजनीतिक दल कोई भी राजनीतिक पार्टी हो सकती है जो अपने उम्मीदवार को मनोनीत करती है, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाता है और समर्थन मिलता है, यानी जिस पार्टी से उम्मीदवार है उसी पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलता है उसे और मनोनीत किया जाता है और वही पार्टी उसका समर्थन करती है। पार्टी के मनोनयन के बोलचाल की भाषा हम क्या कहते हैं? पार्टी किसी व्यक्ति को मनोनीत करती है, उसे आम बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं कि भाई इस क्षेत्र से उसको टिकट मिला है, उस क्षेत्र से उसको टिकट मिला है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है। यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है उम्मीदवार जिसकी उम्र 25 वर्ष से ऊपर है, उसको एक नामांकन पत्र भरना पड़ेगा और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू की गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि उम्मीदवार से एक घोषणा पत्र भरवाया जाए। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देना होता है जो वैधानिक घोषणा की गई है, यानी एक कानून बना दिया गया है। वैधानिक का मतलब होता है कानून। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों में विवरण देना होता है। कौन सा विवरण? उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों का ब्यौरा, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा, यानी कितने उसके पास संपत्ति जमा है और कितनी देनदारी है, ये सब ब्यौरा होना चाहिए। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता भी लिखनी जरूरी कर दी है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इन सूचनाओं में सार्वजनिक किया जाना चाहिए, यानी ये सूचनाएं जो सार्वजनिक की जानी चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले का मौका मिल जाता है। इससे पता चल जाता है उम्मीदवार का
कि भाई उम्मीदवार कैसा है, इसके पास कितनी संपत्ति है, कितना पढ़ा लिखा है, ये भाई अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है, इससे ये पता चल जाता है। उसके बाद मतदाता अपने उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं अच्छे से। ये बहुत अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। इनका उचित मिलान कराना है आपको, मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले कर दिया है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के अनुसार 18 वर्ष या इससे ऊपर के सभी मतदाता सार्वभौमिक मतदाता में आते हैं। कमज़ोर वर्ग में कौन से आएंगे प्रतिनिधित्व? अनुसूचित जातियों जनजातियों की आरक्षित सीटें। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता क्या होती है? सभी पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की आज़ादी है, यानी सभी को क्या है, खुली प्रतियोगिता में आने की छूट है। एक मत एक मूल क्या होता है? हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मत होते हैं, यानी एक मत एक मूल, सभी चुनाव क्षेत्र में बराबर मत होते हैं। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। जब देश के सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता और विधायक या संसद महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव के लिए किसी न किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है? सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता ज़रूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल में हर रोज़ करते हैं। अगर शिक्षा डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षणिक योग्यता का कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों का चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार। चुनाव लड़ना एक ऐसा है, मौलिक अधिकार है। चुनाव लड़ना एक मौलिक अधिकार है। जैसे यदि उम्मीदवार के लिए BA, BCom या BSc स्नातक डिग्री की भी योग्यता अनिवार्य कर दी जाए तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। मत चुनाव अभियान। चुनावों का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना। इसीलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी और अच्छी नीति कौन बनाएगा, इसके बारे में संतृप्त और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभियान का दौर यही होता है कि लोगों को पता चले कि कौन उनके लिए अच्छा है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच, यानी चुनाव की घोषणा होने और जिस दिन मतदान होना उस दिन तक आमतौर पर 2 सप्ताह का यानी 15 दिन का टाइम दिया जाता है। लगभग समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी रैलियां करते हैं, सभा करते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इस अवधि में अखबार, टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। आप देखते होंगे चुनाव के बारे में बहुत सी बहसें होती हैं, खबरें आती हैं, पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। असलियत तो ये है कि चुनाव अभियान केवल 2 सप्ताह नहीं चलता है। राजनीतिक पार्टियां दल चुनाव होने के कई महीने पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं शुरू, यानी 2 सप्ताह तो चुनाव आयोग देता है। लेकिन वास्तव में तो ये जब चुनावी पार्टियां हैं कई महीने पहले अपना अभियान शुरू कर देती हैं चुनाव के लिए। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियों लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने उम्मीदवारों को आकर्षित करती हैं अपनी ओर और चुनाव में अपनी पार्टी को, अपने व्यक्ति को वोट देने के पक्ष में प्रचार करती हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा एग्जाम में पूछा जाता है कब दिया था? 1971 के चुनाव में। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। याद रखेंगे 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। इसी समय इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का लोकसभा के चुनाव में। पार्टी ने वादा किया था कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव कर सबसे पहले देश में गरीबी हटाएगी।
लेकिन वास्तविकता यह है कि गरीबी आज तक भी नहीं हटी, 2023 तक भी। 1977 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओगा। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने था? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण ने। कब दिया था? 1977 के चुनाव में। 71 के चुनाव में गरीबी हटाओगा, 77 के चुनाव में जेपी ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र बचाओ का नारा। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज़्यादा बंदियों समाप्त करने और नागरिक आज़ादी का बहाल करने के लिए वादा किया था। यानी आपातकाल लग गया था 1975 में, तो उस आपातकाल का आधार बना के इस चुनाव में उतरे थे कौन? जयप्रकाश नारायण। वामपंथी दलों ने 1977 के चुनाव में, जो 1977 में चुनाव हुए थे, वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले का नारा दिया था। जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कब दिया था? 1977 के विधानसभा चुनाव में। किस पार्टी कौन सी थी? वामपंथी दल, पश्चिम बंगाल, 1977। आंख बंद करके अच्छे से याद कीजिए। 1983 आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। आंध्र प्रदेश में उसी वर्ष विधानसभा चुनाव हुए थे। तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। तेलुगु स्वाभिमान का नारा कहाँ दिया था? आंध्र प्रदेश में। विधानसभा चुनाव थे 1983 के। किसने दिया था? तेलुगु देशम पार्टी ने दिया था। नेता कौन थे? एन.टी. रामाराव। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार के लिए आज़ाद छोड़ देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ दल का प्रभुत्व अधिक होता है और वो गलत काम कर देते हैं, तो उन पर कुछ न कुछ कानूनी बंदिश ज़रूरी है और चुनाव में दखल देना ज़रूरी है। कौन देता दखल? चुनाव आयोग। चुनाव में कुछ कानून और नियम बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? देख लीजिए, नीचे दिए हैं। मतदाता को प्रॉब्लम देना, यानी कि मतदाता को किसी प्रकार का लोभ नहीं दे सकते। घूस देना, यानी उसको धमकी नहीं दे सकते, धमका नहीं सकते। मतदाता को आज़ाद रखा जाता है वोट देने के लिए। उनसे जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। लेकिन ये वास्तविकता से बहुत दूर हैं। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आचार संहिता की बात है ये। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा में 10 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकते। लोकसभा में कितने? 25 लाख। विधानसभा में कितने? 10 लाख से अधिक रुपए खर्च नहीं कर सकते हो आप चुनाव प्रचार के समय। अगर कोई इन मामलों में से कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या किया जाता है? उसका चुनाव क्षेत्र रद्द कर दिया जाता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया जाता है। यानी आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है। इसमें उम्मीदवारों की और पार्टियों को ये सब करने की मनाही होती है। कौन से? नीचे दिए गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग नहीं करना। चुनाव प्रचार करने के लिए किसी भी धर्मस्थल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सरकारी वाहन, विमान, अधिकारियों का चुनाव प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास या बड़े नीतिगत फैसले, लोगों की सुविधाओं देने वाले वादे नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना। चुनाव का आखिरी चरण यानी चुनाव कई चरण में होता है। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चरण, इस प्रकार से कई चरण में चुनाव होते हैं। मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आम तौर पर चुनाव दिन कहा जाता है। चुनाव का दिन होता है जिस दिन पर मतदान करते हैं लोग, उस दिन को बोलते हैं चुनाव का दिन। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में मतदान केंद्र पर जाकर वोट कर सकता है। ये मतदान केंद्र कहाँ होता है? सरकारी स्कूल में या स्थानीय स्कूल में हो सकता है, सरकारी इमारत में हो सकता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं, उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों को एजेंटों को मतदान केंद्र में अंदर बैठने की इजाज़त होती है। मतदान केंद्र के अंदर कौन बैठ सकता है? अंदर एजेंट बैठ सकते हैं। ये जितनी भी पार्टियां होती हैं उन सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंट होते हैं और अंदर बैठे होते हैं। इन एजेंटों का काम क्या होता है? ये होता है कि कहीं एक व्यक्ति दोबारा से वोट देने के लिए तो नहीं आ गया है, जिससे
कि वो देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, और ये भी देखते हैं कि कहीं मशीनों में गड़बड़ी तो नहीं कर दी है अधिकारियों ने। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपने पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। पुरानी बात है, पहले सभी चुनाव चिन्ह होते थे उन पर मोहर लगा देते थे मतदाता अपनी पसंद के व्यक्ति के सामने। और अब क्या कर दिया है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया जाता है, मोहर का प्रयोग नहीं होता है। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2014 के चुनाव में लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2014 के चुनाव में हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 करोड़ रुपये करीब खर्च आए थे। पार्टियों और उम्मीदवार के चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च 30 करोड़ रुपये होगा, अर्थात प्रति मतदान करीब 500 रुपये में। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क पर हर 5 साल में चुनाव के कराने का बोझ नहीं उठा सकता। इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से की जा सकती है। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने की फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत 3,000 करोड़ रुपये थी। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ, उसमें 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च आया। तो क्या चुनाव को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय जरूर दें, अपनी कक्षा में चर्चा करें। गुलबर्गा चुनाव क्षेत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 2014 में यहाँ पर 8 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। मतदाताओं की संख्या 17.21 लाख थी। इसमें से 9.8 लाख लोगों ने क्या किया? अपने मत का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मल्लिका अर्जुन खड़गे 5.7 लाख वोट मिले। यह कुल पड़े वोटों का 50% से अधिक था, लेकिन बाकी किसी उम्मीदवार को ज़्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र के सांसद निर्वाचित घोषित किया गया। कौन बने? मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के हैं। कहाँ से हैं? गुलबर्गा, कर्नाटक से हैं। गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2014 का चुनाव परिणाम। मल्लिकार्जुन खड़गे जीते थे। इसको वोट मिले थे 50% वोट मिले थे। जो वोटिंग मशीन होती है उसमें चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार का भी चुनाव चिन्ह और चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं इसको भी चुनाव चिन्ह कौन देते हैं? चुनाव अधिकारी देते हैं। निर्दलीय को चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। निर्दलीय को उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार का मशीन पर नाम और उसका चुनाव चिन्ह लगा होता है। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना है उसके चुनाव चिन्ह के आगे का बटन दबाकर एक बार दबाएं। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। फिर एक तय तारीख पर सभी चुनाव क्षेत्रों को मशीनों को खोल दिया जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहाँ सभी दलों के एजेंट होते हैं। जहाँ मतों की गिनती की जाती है वहाँ पर सभी पार्टियों के क्या होते हैं? एजेंट बैठे होते हैं, जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। यानी जो उम्मीदवार ज़्यादा वोट ले लेता सबसे, उसको विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनलों, रेडियो, अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है। वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं। स्पष्ट हो जाता है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। निम्न में से कौन सा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? पहला, मतदान की तारीख से पहले मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकता है। मतदान की तारीख से पहले कर सकता है, बिल्कुल। एक उम्मीदवार ने वादा किया कि चुनाव चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चुनाव करेगा, कर सकता है ये भी। एक उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को एक मंदिर में ले जाकर ये नहीं कर सकता क्योंकि ये धार्मिक स्थान हो गया, और ये भी नहीं कर सकता क्योंकि बड़ी सरकारी योजना का लाभ नहीं दे सकता। किसी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्तियों में वोट के वायदे
लेकर कंबल बांटना ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोभ का काम है। यानी ये केवल पहला सही है इसका। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं? यहाँ पर कुछ बताई गई हैं कि जो गड़बड़ियाँ होती हैं, धांधलियाँ होती हैं, अखबार टीवी के चैनलों पर दिखाई जाती हैं। नीचे दी गई पूरी जानकारी। मतदाता सूची में फर्जी नाम डलवाना और असली नामों को गायब कर देना, ये क्या है? गड़बड़ी है, धांधली है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का उपयोग करना, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना, फर्जी मतदान करना। नॉट इम्पोर्टेंट। स्वतंत्र चुनाव आयोग, नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे देश में एक चुनाव आयोग की बात है, एक स्वतंत्र है। हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो बहुत स्वतंत्र होते हैं। हमारा चुनाव आयोग है जो देश का, वो बहुत ही ताकतवर है। न्यायपालिका के समान आज़ादी है हमारे किसको? चुनाव आयोग को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बार नियुक्ति की जाने के बाद राष्ट्रपति या सरकार इसको कोई भी नहीं हटा सकता है अपने पद से। यह कार्यकाल निश्चित होता है, ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अगर शासक पार्टी सरकार का चुनाव आयोग पसंद न हो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकती है, इसको हटाना असंभव है। इसकी ताकत किसके समान मानी गई है? चुनाव आयोग की न्यायपालिका के समान ताकत मानी गई है। दुनिया के शायद ही किसी देश में इतना ताकतवर चुनाव आयोग होगा जितना कि भारत का है। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यानी निर्वाचन आयोग चुनाव अधिसूचना लेकर चुनाव अधिसूचना यानी चुनाव की जिस दिन अधिसूचना जारी की जाती है, चुनाव के नतीजों तक की पूरी प्रक्रिया अपने हाथ में रखता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, यानी आदर्श आचार संहिता लागू करता है चुनाव आयोग। इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को पार्टियों को सजा भी देता है, जुर्माना लगाता है और उनका निर्वाचन क्षेत्र को भी रद्द कर सकता है चुनाव आयोग। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। ये चुनाव है जिसमें उसमें सरकार को दिशा निर्देश मानने के लिए आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग रोकना और अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। यानी अधिकारियों का तबादला कर सकता है और जो सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते चुनाव के समय। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं। यानी जब चुनाव होते हैं भारत में तो जितने भी अधिकारी हैं वो सरकार के कंट्रोल में नहीं रहते, उनके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं होता। लेकिन दबाव किसका आ जाता है? चुनाव आयोग को आ जाता है। निर्वाचन आयोग कहो या चुनाव आयोग कहो, इसका नियंत्रण हो जाता है जिसमें चुनाव ड्यूटी शुरू हो जाती है। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया है। ये ध्यान रखेंगे कि जो ड्यूटी के समय सरकारी अधिकारी तैनात है उस पर किसका कंट्रोल होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। साथ ही अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है किसने? चुनाव आयोग ने। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन की उनकी गलतियों को फटकार लगा सकता है। सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों की गलती को फटकार लगा सकता है। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि मतदान केंद्रों या पूरे क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है, उसमें कोई गड़बड़ी हुई है, तो मतदान को फिर दोबारा से आदेश दे सकता करवाने की। अक्सर शासक दलों के निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है। निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है शासक दलों को, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने पड़ते हैं, मजबूर होते हैं शासक दल वाले मानने के लिए। मगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो संभव न हो पाता। यानी चुनाव के समय सारे अधिकारी किसके नियंत्रण में होते हैं? चाहे पुलिस हो, चाहे मास्टर हों, चाहे क्लर्क हों, चाहे गैस टीचर हों, चाहे कोई और अधिकारी हों, जो चुनाव के समय ड्यूटी लगी है वो सारे के सारे चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं। पुलिस भी चुनाव आयोग के नियंत्रण में होती है चुनाव के समय जब ड्यूटी लगी होती है चुनाव
क्षेत्र में। चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनावी प्रक्रिया में गुणवत्ता की जांच कौन को देखता है? चुनाव आयोग देखता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे तो जनता अधिक भाग लेगी, लोग अधिक भाग लेंगे। यदि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होंगे तो लोगों की भागीदारी कम होगी। यहाँ पर भारत और ब्रिटेन के जो चुनाव हैं उनके में प्रतिशत के बारे में दिखाएगा नीचे। तो ये करते हैं पहले। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आम तौर पर मतदान केंद्रों वाले लोगों के आंकड़ों के द्वारा बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोग असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, यानी यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। भारत में यह तो स्थिर रहा या ऊपर गया है। भारत में मतदान का प्रतिशत है यूरोप और उत्तरी अमेरिका की अपेक्षा ऊपर गया है पिछले कुछ दिनों में। देख लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है ये भारत का ऊपर क्यों जा रहा है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर, अनपढ़ लोग, कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में स्थित उल्टा है। जो पश्चिम है, यूरोप में है, अमेरिका में है, वहाँ पर इससे उल्टी कंडीशन है। अमेरिका में गरीब लोग और अफ्रीकी मूल के लोग, हिस्पैनिक लोग अब अमीर और सफ़ेद लोगों की तुलना में कम मतदान करते हैं। यानी भारत में तो गरीब लोग और अनपढ़ लोग ज़्यादा वोट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में उल्टी कंडीशन है। और जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा वोट कर रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो कम वोट कर रहे हैं। अफ्रीकी मूल के लोग हैं वो भी कम वोट करते हैं वहाँ पर। इस ग्राफ के द्वारा भारत समझाया गया कि भारत में कौन से लोग ज़्यादा वोट करते हैं। ऊंची जाति के लोग करते हैं कम वोट, और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वोट करते हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा वोट करते हैं 61%। उसके बाद आते हैं 60% वोट कौन करते हैं? अनुसूचित जाति के लोग करते हैं। और अमेरिका में गोरे लोग ज़्यादा वोट करते हैं, फिर असवेत लोग और जो हिस्पैनिक लोग हैं वो बहुत कम वोट करते हैं। भारत में आम लोग चुनाव में को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों को अपने अनुकूल नीतियां और कार्यक्रमों को लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के संचालन के लिए उनका वोट का बहुत महत्व है। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ सकता है? यहाँ पर दिखाया गया है इसका सर्वे। 77% लोग कहते हैं हाँ, एक वोट से तो अधिक वोट होते हैं और एक व्यक्ति ही हज़ारों वोट थोड़ा डालता है। फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। 18% लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 15% ने बोले मना कौन बेरा पड़ा कि ना पड़ा है। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं के चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह से शामिल थे। यानी 4 लोगों में से 3 लोग किसी न किसी गतिविधि में शामिल थे। चुनाव गतिविधियों में आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल का नज़दीक बताया था और प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का हिस्सा था। यानी 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी न किसी दल का था, 6 व्यक्ति किसी भी दल के नहीं थे। भारत में चुनाव से संबंधित किसी गतिविधि में भाग लेने वालों का प्रतिशत 2004 में 32%, 1999 में 21%, यानी निरंतर बढ़ रहा है। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं। जो शासक दल होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर चुनाव हारते हैं। बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी हैं। यानी शासक दल हारते हैं चुनाव में। क्यों हारते हैं? क्योंकि लोग उनकी नीतियों से उब जाते हैं। अमेरिका में मौजूद चुनाव हुए थे, जो प्रतिनिधि होता है वो शायद कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों विधायकों में से आधे से ज़्यादा चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम होता है। जो पैसे ज़्यादा बांटते हैं, लोग वोट खरीदते हैं या आपराधिक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा हारते हैं। आज पर उनका अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर
हारी हुई पार्टियां चुनाव के नतीजे को जनादेश को स्वीकार करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो चुनौतियां, इन बातों से हम इस सरल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है, कोई पार्टी जो चुनाव जीतकर सरकार बनाती है, लोगों का समर्थन प्राप्त करती है और संभव है हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न हुई हो, यानी हर एक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू नहीं हो कि वहाँ से वो जीत कर आए हों। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर और गलत तरीकों से भी जीत सकते हैं, परंतु कुल नतीजा ये होता है कि लोगों अपनी इच्छाओं के अनुसार ही सरकार बनाते हैं। लोगों की इच्छा के अनुसार ही सरकार बनती है, लोगों की मतदान पर ही निर्भर करती है। आज भी पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं। यह चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली का लोकतांत्रिक बनाती है। यही चीज़ तो भारतीय चुनाव प्रणाली को क्या बनाती है, लोकतांत्रिक बनाती है कि 50 साल हो गए यहाँ पर लोकतंत्र में चुनाव होते हैं आज भी। नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ से करते हैं। ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत होती है। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, रुपए हैं, वो उम्मीदवार पक्का नहीं कि वो जीत जाएंगे, लेकिन उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है जीतने की, क्योंकि उनके पास पैसा है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान में बाहर करने और बड़ी पार्टियों को टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। देश में कुछ इलाकों में जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि है, जैसे अपना जो जम्मू कश्मीर का एरिया है या अपना जो अलगाववादी एरिया है, वहाँ पर संबंधों वाले उम्मीदवारों से और दूसरों की चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। अलग अलग पार्टियों के कुछ एक परिवारों का जोर और उनके रिश्तेदारों को आसानी से टिकट मिल जाता है, यानी जो जिसकी पार्टी है उसके रिश्तेदारों को ज़्यादातर वो क्या मिल जाते हैं, टिकट मिलने की संभावना अधिक रहती है। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, यानी आम आदमी है जो वो चुनाव में नहीं उतर सकता है। यदि वो चुनाव में उतर भी गया, खड़ा भी हो गया, तो उसको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियों और व्यवहार कभी बहुत से एक होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय हैं। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली बदलाव किए जा सकते हैं। देश नागरिकों की मांग के अनुसार बदलाव किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं संगठनों की तरफ से इसमें सुधार करने के लिए कहा जा सकता है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 12% रही। ये कमज़ोर टिप्पणी है, क्योंकि भारत में आधी 50% लगभग महिलाएं हैं, तो सांसदों की संख्या भी 50% होनी चाहिए। ये भी एक कमज़ोर कड़ी है भारत की। चुनाव कब होंगे, इस बारे में अक्सर चुनाव आयोग सरकार की नहीं सुनता है। ये एक क्या है, शक्ति वाला स्रोत है भारत की चुनाव आयोग। 16वीं लोकसभा में 440 से अधिक सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से अधिक थी। ये एक नकारात्मक सोच है। चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री ने जनादेश स्वीकार किया, एक सकारात्मक सोच है। चुनावी धांधली क्या होती है? चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवार पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फिर फर्जी है। इसमें कुछ लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों को वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग वोट डालना। मतदान अधिकारियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? एक खास भौगोलिक क्षेत्र मतदान, जो कि एक प्रतिनिधि चुना जाता है जहाँ से, यानी एक प्रतिनिधि यानी एक सांसद एक व्यक्ति होता है चुना जाता है जहाँ से। आचार संहिता, चुनाव के समय पार्टियों उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून। प्रश्न नंबर 1, चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ग। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं।
न्यायपालिका का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं यह बताने के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य कारण सही नहीं है? इसका आंसर क सही है, बाकी सभी, इसका आंसर क गलत है, बाकी सभी सही हैं। इसका आंसर क होगा। प्रश्न नंबर 3, सही मिलान करें। समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि संभव है कि कुछ लोग उस जगह से अलग जगह चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है। हर एक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का समान अवसर मिलता है। सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है क्योंकि हर उम्मीदवार के चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। नोट इम्पोर्टेंट। प्रश्न नंबर 7 करते हैं, क्या हम इस अध्ययन में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय जरूर दें और 2 तथ्य प्रस्तुत करें। भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। बताइए क्या नहीं है? बिल्कुल पर्याप्त अधिकार हैं। ये असत्य होगा, गलत होगा। हमारे देश के चुनाव में लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी है। बिल्कुल है। हमारे देश में जो विकसित देश हैं, अमेरिका, यूरोप है, उनसे ज़्यादा हमारे देश में लोग ज़्यादा भागीदारी करते हैं क्या में चुनाव में। सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान है, यह गलत है। सत्ताधारी पार्टियां अक्सर हारती हैं क्योंकि लोग उनके कामकाज से उब जाते हैं। अपने चुनाव की पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कई कदम उठाने ज़रूरी हैं। बिल्कुल सत्य है, ज़रूरी हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यहाँ से याद रखेंगे। 2016 में 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ से गुजरती भारत निर्वाचन आयोग की झांकी। आपने देख लिया है, इनको आप वीडियो रोककर एक बार देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। ये 2 इनको क्रम में सजाना है। चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले किए जाने वाले कार्यों को क्रम में सजाइए। सबसे पहले क्या होता है? चुनाव से पहले क्या मतदाता सूची को तैयार किया जाता है? नंबर 1 पर यह आएगा, मतदाता सूची को तैयार करना। नंबर 2 के फिर क्या आएगा? चुनावी घोषणा पत्र जारी करना। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। फिर क्या किया जाता है? नामांकन दाखिल करवाए जाते हैं, ये आएगा। फिर उसका आगे क्या करते हैं? नामांकन दाखिल हो गए, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव नतीजे तो बाद में आएगा, वोटों की गिनती बाद में होगी। चुनाव अभियान, हाँ चुनाव अभियान चलेगा। चुनाव अभियान के बाद ये चुनाव अभियान पूरा होगा, फिर चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। कौन करेगी? पार्टियां करेंगी। इसके बाद ये चुनावी अभियान शुरू होगी। अभियान के बाद वहाँ पर घोषणा की जाएगी कि हम आगे ये काम करेंगे, आगे वो काम करेंगे। घोषणा के बाद फिर वो दिन आ जाएगा जिस दिन वोट पड़ेंगे, मतदान होगा। मतदान फिर क्या होगा? यदि कहीं पर सही से मतदान न हो तो पुनः मतदान के आदेश दिए जा सकते हैं और वोटों की गिनती सबसे लास्ट में होगी। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।